दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार रात्रि 9 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कल सुबह से आपकी 7 बजे हिंदी की भी मॉक टेस्ट होने लगेगा, यानी हिंदी का भी मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। डियर फ्रेंड, जो सारे प्रश्न लिए जाते हैं वो रोजगार वेतंकित भांति बुक तथा युक्ति प्रकाशन और 41,500 तथा 49,000 वैकेंसी के पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है। सेशन को शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और हमारा उद्देश्य होता है गागर में सागर, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी। आप ऑफलाइन दबा के तैयारी कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दे लीजिए, 100% सफलता मिलेगी। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चरकुल्ला प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का चरकुल्ला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या उपरोक्त में से कहीं का नहीं। ये आपके 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है, तो इसका आंसर बताना है, 41,500 में। तो आंसर आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो सबसे ज्यादा फेमस नृत्य है उसको धुरिया नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? धुरिया नृत्य के नाम से जाना जाता है, जो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा फेमस नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ब्रजभूमि का ये नृत्य होता है। अब बात करते हैं अवध की, तो अवध का जो सबसे ज्यादा फेमस नृत्य होता है वो आपका नटवरी नृत्य होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? नटवरी नृत्य होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नटवरी जो नृत्य होता है ये पूर्वांचल का नृत्य हो जाता है दोस्त। ठीक है, जो नटवरी होता है, नटवरी की अगर बात करें तो नटवरी जो होता है मेरे दोस्त ये पूर्वांचल का हो जाता है, ये पूर्वांचल का है। अगर अवध की बात करें, कहाँ की बात करें मेरे दोस्त? अवध की बात करें तो जो अवध का नृत्य हो जाएगा वो आपका कलाबाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कलाबाजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलाबाजी हो जाएगा। यानी आपको क्लियर हो गया, ब्रजभूमि का तो चरकुल्ला हो गया, बुंदेलखंड का आपका क्या हो गया? तो बुंदेलखंड का धुरिया नृत्य हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? जबरदस्त प्रश्न है। आंसर दिया गया 2005 में, 2000 में, या 1986 में, या इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें वहीं 2000 में क्या हुआ था, तो 2000 में क्या हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी यूपी के परीक्षा की दृष्टि से। यूपी दो भागों में बंट गया था, यानी एक इसका, ठीक है, कितने जिलों को काट कर, तो कितने जिलों को काट कर क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। ये कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हो गया। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। अच्छा, 1986 में क्या हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है जो कि जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा 6 वीडियो अपलोड की गई, अगर उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि सारे पेपर पर आधारित प्रश्न है और हमारा उद्देश्य टारगेट जो है केवल यूपी पुलिस है, इसलिए ध्यान रख के मॉक टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन लॉर्ड केनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, और डी ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो ये भारत का क्या था? ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था मेरे दोस्त? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत का, यानी स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना। बहुत ज्यादा जरूरी, और आपके परीक्षा में गवर्नर जनरल से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर बात करें वहीं रॉबर्ट क्लाइव की, तो ये क्या था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जनरल नहीं था, प्रथम गवर्नर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। क्या दोस्त पूछा गया? निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन मेरठ, बी ऑप्शन गाजियाबाद, सी ऑप्शन बागपत और डी ऑप्शन आगरा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। तो टोटल मेरे दोस्त कितने जिले शामिल हैं, तो आपको बताना है कि 8 जिले शामिल हैं। 3 आपके लिखे हुए हैं, एक तो गलत ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आगरा इज द करेक्ट आंसर, यानी आगरा शामिल नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन सा शामिल है। तो 3 आपके लिखे हैं, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत। 4 का आपको 5 का नाम समझना है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर है, क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका बुलंदशहर भी शामिल है। क्या है, बुलंदशहर भी शामिल है। बुलंदशहर के बाद आपका हापुड़ हो जाएगा। हापुड़ के बाद आपका मुजफ्फरनगर हो जाएगा और मुजफ्फरनगर के बाद आपका शामली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर रखना है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आया 2018 में दोस्त। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगर आप मैथ के बल पर बैठे हुए हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मैथ का जो प्रश्न आना है मात्र आपका 19 प्रश्न आएगा। जो आप 41,500 की वैकेंसी निकाल के देख लीजिए, 19 प्रश्न आएगा। 56 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, यानी टोटल 56 और 19 करके 75 प्रश्न ये हो जाएगा। अगर बात करें कि 38 प्रश्न आपके आ जाएंगे किसके, जीके जीएस के, और 37 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, हिंदी के आएंगे। इन्हें टोटल आपका ये 75 नंबर। तो इसको अगर मेंटेन करना है तभी आप मैथ को भी कर पाएंगे और रीजनिंग को आपको लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय देना पड़ेगा। चल बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें हम श्रावस्ती की, तो यहाँ पर सबसे कम सीटें और चित्रकूट में भी सबसे कम, यानी श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बराबर सीटें हैं, यानी 2-2 विधानसभा सीटें हैं और सबसे कम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। क्या प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन अप्सरा, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन आर्यभट्ट और डी ऑप्शन बंगाल गजट। तो बंगाल गजट को तो आप तुरंत कट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है मेरे दोस्त, बंगाल गजट जो है ये पहला समाचार पत्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर बताना मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, प्रथम परमाणु रिएक्टर। तो क्या हो जाएगा, अप्सरा इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, पृथ्वी क्या थी, तो प्रथम प्रक्षेपास्त्र थी। क्या थी, प्रथम प्रक्षेपास्त्र थी। पृथ्वी है जो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। और अगर आर्यभट्ट की बात करें तो ये भारत का प्रथम उपग्रह था। क्या था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न बेहद जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस फोर्स की स्थापना सबसे पहले हुई है। क्या पूछा गया, निम्न में से किस फोर्स की स्थापना सबसे पहले हुई है। जबरदस्त प्रश्न है और 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। ए ऑप्शन असम राइफल, बी ऑप्शन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी ऑप्शन सशस्त्र सीमा बल और डी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, सबसे पहले असम राइफल की बात करें तो इसकी 1835 ईस्वी में स्थापना हुई है। कब हुई, 1835 से पहले किसी की स्थापना ही नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर स्थापना की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। आप कहेंगे सीआरपीएफ की स्थापना 1900 कब हुई थी, सीआरपीएफ की 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त, 1939 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर सीमा सुरक्षा यानी सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। बीएसएफ की स्थापना कब हुई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो 1995 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बेहद जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन कटक, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन नई दिल्ली। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर सिचुएटेड है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, कटक इज द करेक्ट आंसर। और कटक कहां पर पड़ता है, कटक जो पड़ता है आपका ये उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, उनका जन्म कहां पर हुआ, कटक के अंदर हुआ। कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। उड़ीसा में अभी जल्दी में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं।
तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिले का भी नाम बताना है। अगर बात करें शिमला में क्या है, तो ये आलू अनुसंधान संस्थान है। क्या मेरे दोस्त, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे शिमला के अंदर। कानपुर के अंदर अगर बात करें तो चीनी अनुसंधान संस्थान है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करें तो कृषि अनुसंधान संस्थान और मौसम अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर से बताना है कि मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद घिरा हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। चलिए, तो ए ऑप्शन दिया गया ललितपुर, बी ऑप्शन सोनभद्र, सी ऑप्शन हापुड़ और डी ऑप्शन बलिया। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र कोयले के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश का खनिज पाया जाता है वो सोनभद्र के क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली जो है यहाँ का कोयला के लिए फेमस है। अच्छा, बलिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसके लिए भी जाना जाता है और बलिया को बागी बलिया के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए, हापुड़ क्यों फेमस है इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ए ऑप्शन दिया गया है कन्नौज, बी ऑप्शन थानेश्वर, सी ऑप्शन पाटिलपुर, डी ऑप्शन वैशाली। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो किसकी थी, इसकी सबसे पहले थी थानेश्वर के अंदर, लेकिन बाद में इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, कन्नौज। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी जिस वंश को हम प्रत्यहंता के नाम से जानते हैं, उसी वंश के अंतिम शासक ने यानी उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। और उदयन किस वंश का अंतिम शासक था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 11 जुलाई या 5 सितंबर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। आंसर्स आपको बताना है, थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है, आंसर्स बताइए दोस्त। 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए दोस्त, तो आंसर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। वहीं अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 11 जुलाई को तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त, जनसंख्या। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इस समय किस देश की है, तो आप कहेंगे चाइना की। दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है। चलिए, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मेरे दोस्त, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में अनवरत योजना, कौन सी योजना, अनवरत योजना आई थी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। ये ऑप्शन दिया गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और अनवरत योजना जो थी वो 2 साल की थी। ये जनता सरकार ने चलाया था। जनता सरकार जो भी बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी है, उसी का नाम क्या था, पहले जनसंघ था। तो जनता सरकार ने चलाया था। ठीक है, 1978 से 80 के बीच में चला था अनवरत योजना। कौन सी योजना मेरे दोस्त, अनवरत योजना पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। क्या पूछा, निम्न में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण से कौन सा संबंधित है, ये आपको बताना है। पहले सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन, जो कि स्वीडन के अंदर होता है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि कनाडा के अंदर होता है। रियो सम्मेलन जो ब्राजील के अंदर होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। बिल्कुल जबरदस्त आंसर्स बताना है। तो आंसर्स आपने टिक कर लिया होगा और आपके लिए ये रामबाण साबित होगा मूक टेस्ट अगर आप डेली दे रहे हैं दोस्त। और हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर्स हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, जो कि कनाडा के अंदर होता है। अगर स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम जो संबंधित है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी पर्यावरण के लिए
चलाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को मनाया जाता है। अगर रियो की बात करें तो रियो सम्मेलन ब्राजील के अंदर मनाया जाता है। ये जलवायु संरक्षण के लिए होता है। किसके लिए मेरे दोस्त, जलवायु संरक्षण के लिए। वहीं अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए होता है, क्योटो प्रोटोकॉल। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। यानी बात की जा रही है आरबीसी की। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी की खोज किसने की थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आरबीसी की डिस्कवरी की एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। अगर जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अगर बात करें इसका निर्माण कहाँ पर होता है तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में। और अगर बात करें ये नष्ट कहाँ पर होती है, यानी आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। यानी प्लीहा के अंदर इसका कब्रगाह कौन होता है, तो प्लीहा होता है। अब बात करें, अगर बात करें यकृत से क्या प्रश्न बनता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगी, तो थायराइड हो जाएगी। पित्ताशय क्या होता है, तो पित्तरस का कहाँ निर्माण होता है, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और इसका आंसर थोड़ा सा फास्ट करेंगे स्पीड को दोस्त। अगला प्रश्न पूछा गया, पीतल का संगठक होता है, तो क्या Cu यानी कॉपर जिंक होता है, Cu प्लस एल्युमिनियम यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, Cu प्लस एस्टेटाइन, ठीक है, यानी क्या आपका होता है, इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक का संगठक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला, भारत कितनी % जनसंख्या भारत के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यानी भारत की कितनी जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, प्रतिशत में आपको बताना है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 16.51%, 17.51%, 18% या 19 ठीक है 68%। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, 16.51 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, अमीटर का, लैक्टोमीटर का या फेरोमीटर का। जबरदस्त। तो सबसे पहले अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, किसको मेरे दोस्त, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। अगर वहीं बात करें लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मापने के लिए। फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। चलिए तो इसका आंसर्स बताना है कि पृथ्वी सूर्य के निकट किस दिन होती है। बेहद जबरदस्त प्रश्न के पृथ्वी सूर्य के निकट किस दिन होती है, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 दिसंबर या 21 मार्च। सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले 22 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है मेरे दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। सबसे छोटी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। अगर 21 मार्च की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। सबसे छोटी रात कब होती है, 21 मार्च को। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध पर कब होता है, 21 मार्च को। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सबसे दूर कब होती है, तो सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। यह अभी लग रहा है यहाँ पर, मुक टेस्ट देते रहिए। अगला प्रश्न पूछा गया, 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया, चंडीगढ़, लखनऊ, इंदौर या मुंबई। तो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की किस राज्य की झांकी को, झांकी गलत लिख गया, झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यानी इस बार जो 74वां गणतंत्र दिवस था, परेड था, इसमें किस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, गुजरात को या महाराष्ट्र को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्त। चलिए दोस्त
अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है कि कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त प्रश्न है और आपके पेपर में आने वाला है, पेपर यहीं से छापेगा, गारंटी है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात इज द करेक्ट आंसर। बात करें धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अच्छा, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया स्क्रीन पर, जबरदस्त प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य से कौन सी झील संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया लोकटक, बी ऑप्शन पेरियार, सी ऑप्शन कोलोरू और डी ऑप्शन दिया गया पुलिकट। केवल आंध्र प्रदेश से बात की जा रही है, ठीक है, नहीं तो तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा अभी आंसर आपका हो जाएगा कोलोरू इज द करेक्ट आंसर। अगर पुलिकट की बात करें तो ये टीएन यानी तमिलनाडु और एपी दोनों से संबंध रखती है। पेरियार की बात करें तो ये केरल राज्य में पाई जाएगी और वहीं अगर हम लोकटक की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर पाई जाएगी। कहां पर मेरे दोस्त, मणिपुर के अंदर पाई जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, तो तांबा कहाँ पाया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। महोबा जो है वो पान के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर सिचुएटेड है यानी स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए ऑप्शन गोमती नदी, बी ऑप्शन गंगा नदी, सी ऑप्शन बेतवा नदी और डी ऑप्शन जमुना नदी। तो क्या हो जाएगा, बेतवा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है। निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के स्थापना का प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 72। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 इज द करेक्ट आंसर। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये आपका मौलिक अधिकार है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 21 के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 21 कभी भी आपका रद्द नहीं होता, चाहे आपका राजकीय आपात हो, चाहे आपका राष्ट्रीय आपात हो और चाहे आपका वृत्तीय आपात हो, यानी 52, 56, 60, 352, 356, 360 तीनों आपात लगेगा तो कभी अनुच्छेद 21 रद्द नहीं होता। अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है, क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति इसके अनुसार मृत्यु दंड की सजा माफ कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में एक बार उत्साहवर्धन के लिए निवेदन है, जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगती है। जैसा है 100% करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर दे जय उड़ान।